बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हिमांशु अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 9 के साइंस के चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, अब हमें पता चल चुका था कि भैया मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ है। अब ये पार्टिकल्स कौन सा ऐसा है जो सबसे छोटा होगा, ठीक है। जो पार्टिकल्स हैं, क्या वो भी किसी चीज के बने हुए हैं, और वो किसी चीज के बने हुए हैं, तो उनसे छोटा और क्या चीज हो सकती है जिससे वो बने हैं। तो ये रहस्यमयी एक सिचुएशन क्रिएट हो गई साइंटिस्टों के सामने, और पता लगाने की कोशिश करी कि वो सबसे छोटा पार्टिकल क्या है जिससे सभी वस्तुएं बनी हुई है। फाइनली एक पार्टिकल ढूंढा गया और उसका नाम रखा गया परमाणु। क्या नाम रखा गया? परमाणु, एटम नाम रखा गया। और ये पता लगाया गया कि भाई इसको और फर्दर आगे डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं, ये हाफ नहीं हो सकता, ये पौना नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, ये 250 ग्राम भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस तरीके से सबसे छोटा पार्टिकल जो है खोजा गया, और जिसका नाम एटम इंग्लिश में, परमाणु हिंदी में रख दिया गया। इसी समय कई सारे और भी एक्सपेरिमेंट हुए जो अलग अलग साइंटिस्टों द्वारा इंडिया, फलानी, ग्रीक और बाहर के देशों के साइंटिस्टों ने किए, और बहुत सारी चीजों के बारे में बताया। एंटोनी लेवेजियर ने भी कुछ ऐसे ही केमिकल साइंस के बारे में जो है इससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन दी, और बताया कि भैया दो लॉज यहाँ पर उन्होंने सामने रखे हैं जिन्हें हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के नाम से जानते हैं। जिसमें पहला जो है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसकी सिंपल, सीधी सादी, रटी रटाई आपको एक याद करनी है। स्टेटमेंट क्या है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी एक रासायनिक अभिक्रिया में, केमिकल रिएक्शन के अंदर, कभी भी वस्तु का मास ना तो खत्म किया जा सकता है और ना ही बनाया जा सकता है। जो चीज जितनी है वो उतनी ही रहेगी। हाँ, हम उसको एनर्जी या दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो बात अलग है, ठीक है। दूसरा है भैया लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो बात करें दुनिया में जितने भी कंपाउंड हैं आपके, जो दो और दो से ज्यादा एलिमेंट से बने हुए हैं, तो उनकी रेशो जो है हमेशा क्या रहती है? बाय मास फिक्स होती है। क्या होती है? बाय मास फिक्स होती है। तो जैसे अगर मैं बात करूं, इन्होंने एग्जांपल दिया गया है H2O का। हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का वजन 1 ग्राम होता है, तो दो हाइड्रोजन का वजन 2 ग्राम होगा, और एक ऑक्सीजन का वजन 16 ग्राम होगा। तो अगर मैं इसे काट दूं तो 1:8 आ जाएगा। तो दैट मीन्स चाहे मैं पृथ्वी पे हूं, चाहे मैं मंगल ग्रह पे हूं, चाहे मैं कहीं पर भी हूं, चाहे मैं किसी भी मेथड का इस्तेमाल कर रहा हूं, अगर मेरे को वाटर चाहिए होगा तो 1 ग्राम हाइड्रोजन हमेशा 8 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, ठीक है। तभी जाकर पानी बनेगा। इसके अलावा अगर कुछ भी रेशो चेंज होती है तो वो पानी नहीं बन सकता भैया। ये बात बताई गई इसके अंदर, ठीक है। तो होप ये भी समझ में आ गया होगा कि एलिमेंट जो है हमेशा फिक्स रहते हैं एक प्रोपोर्शन में बाय मास। तो आगे जॉन डाल्टन ने भी जो है काफी सारी रिसर्च करी, और उसने जो है अपनी एक एटम के बारे में थ्योरी दे डाली, और उसने कुछ पोस्टुलेट्स बताए जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। पहला पोस्टुलेट है कि दुनिया में जितने भी मैटर हैं वो बहुत छोटे पार्टिकल्स के बने हुए हैं जिन्हें हम एटम्स बोलते हैं, और ये एटम्स केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरा, एटम्स को तोड़ा नहीं जा सकता, ना ही क्रिएट करा जा सकता, ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता। एक एलिमेंट का एटम सेम वजन होगा और उसकी सारी प्रॉपर्टीज भी सेम होगी। जैसे मान लो यहाँ हाइड्रोजन का, यहाँ पे भी हाइड्रोजन का एटम है, तो भैया साइज भी सेम, शेप भी सेम, मास भी सेम, प्रॉपर्टी भी सेम, सब कुछ सेम होगा। लेकिन अगर डिफरेंट एलिमेंट है, जैसे एक तरफ हाइड्रोजन है और एक तरफ ऑक्सीजन है, तो भैया साइज भी चेंज आएगा, शेप भी चेंज आएगी इनकी, ठीक है, प्रॉपर्टी भी डिफरेंट आएगी, मास भी डिफरेंट आएगा, सब कुछ डिफरेंट होगा। फिर पांचवें में बताया कि एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं एक फिक्स रेशो में, और जाकर क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। और ये हमेशा फिक्स रहती है एक कंपाउंड के अंदर कि कौन कितना यूज होएगा। जैसे यहाँ पर 2 हाइड्रोजन यूज होंगे और एक ऑक्सीजन, तो इसकी रेशो फिक्स है। तो ये हमारे डॉल्टन भैया ने हमें बताया। तो एटम क्या है? एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसका एक मैटर बना हुआ है, और इसको हम ना फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो वो एटम है। एटम का साइज क्या होता है? एटम की एटॉमिक रेडियस की अगर मैं बात करूं तो वो नैनोमीटर में जाती है। कितने में जाती है? नैनोमीटर में, ठीक है। तो उससे भी कम हो जाती है, नॉर्मली बताया गया है। अब पुराने टाइम पे इन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग सिंबल यूज किए जाते थे, तो आप इनको याद कर सकते हो। हाइड्रोजन का इस तरीके से कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, आयरन, कॉपर, लेड, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, मरकरी। तो सबके सिंबल अलग अलग हैं, आप इनमें से याद कर सकते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इसी तरीके से इनके नाम वगैरह भी रखे गए, और कौन है जो इनके नाम रखता है? IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इन्होंने तरीका बताया कि किस तरीके से हम एलिमेंट्स का नाम रख सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन का पहला अक्षर H है, तो H कैपिटल में आपने लिख दिया, ठीक है। एल्यूमिनियम का AL यूज किया जाता है, ठीक है, जिसमें पहला लेटर जो है कैपिटल, दूसरा स्मॉल होता है। कोबाल्ट के अंदर पहला C बड़ा आएगा और O क्या आ जाएगा आपका? छोटा आ जाएगा। दोनों बड़े नहीं होंगे, ठीक है। दोनों बड़े का तो मतलब ये कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, तो इसलिए ये जो है उन्होंने तरीका बताया, ठीक है। कुछ एलिमेंट्स में जो कि क्या है कि आपका वो लेटर छोड़ दिया जाता है। जैसे क्लोरीन के अंदर है CH होना चाहिए था, पर यहाँ पर आ रहा है Cl।
और जिंक में ZN का इस्तेमाल किया जा रहा है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और कई सारे एलिमेंट्स के तो सिंबल ग्रीक शब्दों से लिए गए हैं। जैसे सोडियम, सोडियम को ग्रीक में नेट्रियम बोलते हैं तो इसलिए Na यूज़ किया गया है। पोटेशियम को कैलियम बोलते हैं इसलिए उसे K से डिनोट किया गया है। इस तरीके से कई सारे हमारे पास यूनिक सिंबल्स भी मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर नीचे देखो सिंबल्स दे रखे हैं तो आपको ये सारे याद करने पड़ेंगे। ठीक है, अच्छी बात है अगर आप सारे याद कर लोगे तो। बात करते हैं एटॉमिक मास की। एक एटम का मास कितना होता है उसे ही हम एटॉमिक मास बोलते हैं। बड़ा सिंपल सी डेफिनेशन है ना, कोई ज़्यादा समझने वाली बात तो है नहीं है। तो अब जैसे हम कोई मास नापते हैं तो वो ग्राम में नापते हैं, बट यहाँ पे एटम की बात हो रही है तो वो ग्राम में तो हो नहीं सकता अभी फिलहाल। एक एटम हो, दो एटम हो, है ना। तो उसके लिए हमने एक यूनिट दे दी, एटॉमिक मास यूनिट, शॉर्टकट में AMU बोल देते हैं। और AMU की जगह आज के टाइम पर यू ही लिख देते हैं, यू का मतलब होता है यूनिफाइड मास। ठीक है, चलो आगे समझने के लिए ना एक अच्छी सी डेफिनेशन दी गई है यार। मान लो आपको किसी का वजन पता है, तो मान लो जैसे कार्बन का 12 वजन होता है सपोज करो। ठीक है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है देखो, कार्बन 12 वजन होता है। ठीक है, अब मैं कार्बन के 12 टुकड़े कर दूं बराबर बराबर, तो हर एक टुकड़ा कितने के बराबर आएगा? एक के बराबर आएगा, एक एटॉमिक मास के। तो इन्होंने डेफिनेशन भी यही दे रखी है कि अगर मैं कार्बन 12 के वजन को 12 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास वो वजन कितना बन जाएगा? एक एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, अब उसी के हिसाब से आप दूसरों के वजन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो, ठीक है, हाइट एक तराजू है सपोज करो, ए इधर है और एक इधर है पलड़ा। ठीक है, यहाँ पे मैंने कार्बन रख दिया, कार्बन जिसका वजन 12 है। अब मुझे हाइड्रोजन का वजन निकालना है, मुझे हाइड्रोजन का वजन नहीं पता, तो जब कार्बन रखा तो ये पलड़ा नीचे हो जाएगा, है ना। अब धीरे धीरे इस पर मैं हाइड्रोजन रखना चालू करूंगा और एक सिचुएशन आएगी जब दोनों बराबर हो जाएंगे। तो उस टाइम पे बराबर वाली सिचुएशन में मैंने गिना कि 12 हाइड्रोजन रखने पर ये बराबर हो गए, तो यानी कि 12 हाइड्रोजन का वजन इस एक कार्बन के बराबर हो गया जो कि 12 है। तो 12 से 12 कट गया तो यानी कि हाइड्रोजन कितना आया? 1 ग्राम का। ठीक है, दोबारा समझो और चीज इसके अंदर समझाता हूँ। अब मान लो इस पलड़े के अंदर कार्बन 12 रखा, अब हीलियम निकालते हैं। हीलियम 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, जैसे ही 4 हीलियम रखे तो दोनों पलड़े बराबर हो गए। तो यानी कि 4 हीलियम का वजन किसके बराबर होगा? एक कार्बन के वजन के। 4 से 12 कट जाएगा तो एक हीलियम कितना आएगा? सॉरी मैं गलत बोल गया, 3 हीलियम आएंगे यहाँ पे, 3 3 3 3 3 3। ठीक है, ये 3 से कट गया यहाँ पर। ठीक है, 12 कितने पे आया? 4। तो यानी कि एक हीलियम का वजन कितना होता है? 4 होता है। इस तरीके से जो है हम निकाल सकते हैं। अब आप कहोगे हर बार क्या यहीं पे बैलेंस हो जाएगा? नहीं, कई बार इसको भी बढ़ाना पड़ सकता है। 2 कार्बन कर दिए, 3 कर दिए, 4 कर दिए, 5 कर दिए, यहाँ पर भी बढ़ाते रहो तो आप उसके हिसाब से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, ईजी है। फिर उसके बाद क्या करना है आपको? दूसरा काम, ये टेबल याद करनी है एटॉमिक मास की। ठीक है, चलो अब ये एटम्स आपस में कंबाइन कर जाते हैं तो मॉलिक्यूल बन जाते हैं। जैसे मान लो H2 एटम था और एक O2 था, तो क्या बन गया? H2O बन गया। तो जब एटम होते हैं सिंगल तो वो एटम कहलाते हैं, और जब ये कंबाइंड हो जाते हैं किसी दूसरे एटम के साथ तो इन्हें मॉलिक्यूल बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है? मॉलिक्यूल। ठीक है, तो मॉलिक्यूल जब आपके प्रेजेंट होते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? कंपाउंड। समझना जरा, ये आयरन की एक रोड है, तो इसमें आपको जगह जगह क्या मिलेंगे? आयरन के एटम मिलेंगे। क्या मिलेंगे? आयरन के एटम मिलेंगे। अब सपोज करो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है और Fe2O3 बनता है, तो अब इसका मतलब क्या है? ये कंपाउंड हो गया। अब इस कंपाउंड में ये आयरन ऐसे नहीं पाए जाएंगे, ये कैसे पाए जाएंगे? 2 आयरन होंगे और उनके साथ 3 ऑक्सीजन जुड़े हुए होंगे, ऐसे जगह जगह मिलेंगे। ठीक है, डिशुम 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 डिशुम, ऐसे जगह जगह मिलेंगे। तो यानी कि बड़े लेवल पे बात करें तो इसे कंपाउंड बोलेंगे, और छोटे लेवल पे बात करें इसके अंदर पार्टिकल्स की तो उन्हें हम मॉलिक्यूल बोलेंगे। ठीक है, इसी तरीके से बड़े लेवल पे ये एलिमेंट कहलाएंगे और छोटे लेवल पे ये एटॉमिक स्ट्रक्चर एटम कहलाएंगे। समझ गए डिफरेंस क्या है क्या नहीं है? बहुत ईजी है। चलो आगे चलते हैं। हाँ, कुछ एटम्स जो हैं आपके मोनो एटॉमिक होते हैं, सिंगल होते हैं, जैसे आर्गन सिंगल है, हीलियम सिंगल है। ऑक्सीजन नेचर में जो है O2 की फॉर्म में पाया जाता है, हाइड्रोजन भी H2, नाइट्रोजन N2, क्लोरीन Cl2, ये डबल डबल में पाया जाता है तो इन्हें डायटोमिक बोलते हैं। फॉस्फोरस 4 में पाया जाता है तो टेट्राएटॉमिक हो गया। सल्फर 4 से भी ज़्यादा होता है तो उसे पॉलीएटॉमिक बोलते हैं। ठीक है, बहुत ईजी है ये तो, कुछ है ही नहीं इसके अंदर, है ना। अब देखो यहाँ पर H2O कैसे बनता है। हाइड्रोजन का वजन कितना होता है? 1, और ऑक्सीजन का कितना है? रेशो बाय मास 8। लेकिन अगर मैं बात रेशो मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की 1:8 होती है ना, वो लिख दिया। वजन कितना होता है इसका? हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। ठीक है, 1 को 1 से डिवाइड करा तो 1 ही आएगा, और 8 को 16 से डिवाइड करा तो आधा आएगा। अब आधा तो हो नहीं सकता एटम, तो कितना होगा? पूरा। पूरा होने के लिए डबल करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 2 की 1 से मल्टीप्लाई हुई 2 आया, और इसकी 2 से मल्टीप्लाई करी तो 1 आया। तो हाइड्रोजन 2 इस्तेमाल होंगे और ऑक्सीजन 1। इस तरीके से हम रेशो निकाल सकते हैं। आयन क्या होता है? देखो इन एटम्स के अंदर ना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन। अब मान लो सोडियम है, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, तो देने वाले पर एक चार्ज कम हो जाता है माइनस का, तो उस पर प्लस चार्ज आ जाता है। क्या आ जाता है?
प्लस चार्ज। मान के चलो इसमें ना दोनों चार्ज है, प्लस भी है और माइनस भी है, दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, इस वजह से दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इसने माइनस चार्ज किसी को दे दिया तो अब इस पर क्या बचेगा, पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो जब पॉजिटिव चार्ज बन जाता है किसी के ऊपर तो उसे कैटायन बोलते हैं, और जब किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो उसे हम एनायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनायन। एनायन का मतलब है उसने इलेक्ट्रॉन लिया है, क्या किया है, इलेक्ट्रॉन लिया है। तो केमिकल फॉर्मूले अगर बनाने हो तो आपको पहले सबसे पहले ये टेबल याद करनी पड़ेगी, वैलेंसी वाली, चार्ज याद करने पड़ेंगे, तो आप फिर समझ जाओगे कि किस तरीके से आपके कंपाउंड बनाए जाते हैं। जैसे मैं बता देता हूँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एच एस है, ठीक है। हाइड्रो HCl की बात करते हैं, इसका चार्ज होता है +1, इसका होता है -1, -1 से इसकी मल्टीप्लाई हुई एक ही होगा, ये भी एक है तो HCl बन गया। हाइड्रोजन और सल्फर की बात करते हैं, हाइड्रोजन का होता है +1, सल्फर का होता है -2, तो हाइड्रोजन कितने इस्तेमाल होंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, 2। सल्फर कितना इस्तेमाल हो रहा है, 1, तो H2S बन जाएगा। मैग्नीशियम क्लोरीन देखते हैं, मैग्नीशियम का होता है 2, क्लोरीन का होता है -1, तो मैग्नीशियम कितने यूज होंगे, 1, क्लोरीन कितने यूज होंगे, 2। एल्यूमिनियम और क्लोराइड देख लेते हैं, इसका होता है +3, इसका माइनस, तो एल्यूमिनियम कितने यूज होंगे, 1, क्लोरीन कितने इस्तेमाल होंगे, 3, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, HSO4 देख लेते हैं, इसका होता है -2, इसका होता है +1, तो ये कितने इस्तेमाल होंगे, 2, और सल्फेट कितना इस्तेमाल होगा, 1, H2SO4। ऐसे और भी बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। कैल्शियम ऑक्साइड, अच्छा कैल्शियम ऑक्साइड और बता देते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड इसका +2 -2, जब दोनों बराबर आते हैं तो कट जाते हैं, तो कैल्शियम भी 1, ऑक्सीजन भी 1, ठीक है, सिंपल। तो फॉर्मूले इस तरीके से बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं मोलिकुलर मास की। तो जब एक मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल पता ही है आपको एटम से बना हुआ है, जब उन सभी एटम्स के मास को हम प्लस कर देते हैं जो जो उसके अंदर प्रेजेंट है, तो जितनी क्वांटिटी में उनके साथ, तो उसे हम मोलिकुलर मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोलिकुलर मास। जैसे मैं बात करूं H2O का मोलिकुलर मास कितना होगा, H2O, तो इसमें 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो प्लस कर दिया सबको तो कितना आया, 18, तो ये मोलिकुलर मास हो जाएगा। बात करते हैं फॉर्मूला यूनिट मास में, तो टोटल एटॉमिक मास सभी एटम्स का एक फॉर्मूला यूनिट में, कंपाउंड का एक फॉर्मूला यूनिट कितने में उसके अंदर मतलब, है ना, तो उसके हिसाब से निकालते तो उसे फॉर्मूला यूनिट मास बोलते हैं, ठीक है। दोनों में कोई डिफरेंस है नहीं है, सिंगल ही फॉर्मूला यूनिट मास मोलिकुलर मास के ही बराबर होता है। तो यहाँ पर देखो एक CaCl2 को निकालने के लिए बोला गया है, तो कैल्शियम का वजन जो है वो 40 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, तो 2 क्लोरीन है तो 35.5 को डबल करा 70, ठीक है। तो 35.5 सॉरी 71 आएगा ना, 71, 35.5 को प्लस करेंगे तो टोटल जोड़ा तो 111 यूनिफाइड मास के बराबर आ जाएगा। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी यहीं खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। थैंक यू।